दोस्तों नमस्कार। सारे समीकरण धराशायी हो चुके हैं। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं और बिहार के पहले चरण की वोटिंग ने खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में जनता का मूड हाई वोल्टेज में है। बिहार के भीतर प्रशासन का रुख बीच बचाव वाला है, यानी उसे नहीं पता है कल किसकी सत्ता बन जाएगी, तो उसने बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया है। सत्ताधारी राजनीतिक दलों के नेताओं का रुख बचाव वाला हो गया है, विपक्षी नेताओं का रुख हमलावर है और इन तमाम परिस्थितियों के बीच वोटिंग का रिकॉर्ड पिछले चुनाव की तुलना में कई जगहों पर तो 10% से ज्यादा वोट पड़ गए, कुछ जगहों पर 5% से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन खास बात तो यह है कि पिछली बार जो पहले चरण की वोटिंग में जिन जिन जगहों पर आज वोटिंग हुई 2020 में, उन्हीं जगहों का एवरेज वोटिंग 55% था। इस बार 3 बजते बजते ही लगभग 54% तक वोटिंग एवरेज आ चुका था। 4 बजे वह उस रिकॉर्ड को तोड़ गया जो पिछली बार था। 5 बजते बजते 60% पार हो गया और 6 बजते बजते वो 65% तक पर आकर खड़ा हो गया। उसके बाद भी कतार लगी हुई है। उसके बाद का आंकड़ा चुनाव आयोग को रात में जारी करना है, जो फाइनल आंकड़ा होगा। लेकिन अलग अलग जगहों पर वोटिंग पैटर्न ने कई मैसेजेस एक झटके में दे डाले। पहला मैसेज तो यही इस वोटिंग में नजर आया कि यह फैसले की घड़ी है, यानी सत्ता को बचाना है या फिर दूसरी तरफ सत्ता को पलट देना है। इसी मैसेज के बीच कमोवेश हर जगह पर वोटिंग होती चली गई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से और लखीसराय से विजय सिन्हा दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसते दिखाई दिए और इन सब के बीच आरजेडी या कहें उनके अपने वोटर बेहद एग्रेसिव तरीके से हर जगह नजर आए। पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता अख्तियार किया तो जो विजय सिन्हा ने एसपी को डिपटा, दूसरी तरफ दानापुर में पुलिस जो वोट डालने नदी पार जाना चाहते थे उन्हें जाने देने से रोक दिया, लेकिन खगड़िया में जाने दिया। यानी नदी बहती है, उस पार भी कुछ बूथ हैं, वहां कैसे जाएं? नाव से जाएंगे तो दानापुर से आप निकल नहीं पाए, लेकिन खगड़िया में जाने की व्यवस्था हो गई। नीतीश कुमार का वोटर बेहद साइलेंट, बहुत ही खामोशी के साथ वो नजर आया। लेकिन यह मैसेज पहले चरण में नजर आ गया कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मानी जा रही है और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गई। उसके बाद कांग्रेस के सामने यह संकट उनके उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर आया जहां उनके उम्मीदवार खड़े हैं। वोट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है? वामपंथियों के अपने पारंपरिक वोट बैंक पे भरोसा जरूर था, लेकिन पहली बार वो एमएल की ही सीट क्यों ना हो, यानी सीपीआई मार्क्सवादी लेनिस्ट सीपीआई एमएल जो पिछली बार 12 सीट जीत गई थी, वहां पर भी एक बिखराव नजर आया। वो मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, दिहाड़ी मजदूरों के साथ जुड़ी हुई है, जो कहना है सोच लीजिए। लेकिन वहां भी बिखराव नजर आया। मुकेश सहनी मल्ला को एकजुट रख पाए या ना रख पाए, यह एक सवाल है, लेकिन अति पिछड़ा बटा हुआ खुले तौर पर हर जगह नजर आ रहा था। चिराग पासवान तो एकजुट है, लेकिन चिराग पासवान के भरोसे जो बीजेपी में भरोसा था वह कहीं उलझ गया। वह एक जाति विशेष के साथ दिखते हुए नजर आए और उनकी जीत हार, उनके पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हार बीजेपी के वोट ट्रांसफर पर आकर टिक गई। लेकिन यहां एक मैसेज और नजर आया। जनता दल यूनाइटेड के वोटर जहां पर तीर नहीं है, जहां पर चिराग पासवान या बीजेपी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां वोट लालटेन की तरफ भी ट्रांसफर होते हुए दिखाई दिए। यह मैसेज शायद चुनाव के बाद के नए समीकरणों को बिहार में बनाने की दिशा में जरूर बढ़ेगा। जनता दल यूनाइटेड का वोट
अगर चिराग पासवान और बीजेपी के छोड़ते हुए लालटेन की दिशा में जा रहा है तो शायद जनता दल यूनाइटेड इस इलेक्शन के भीतर जो पहले चरण का नजर आया है उसमें वह पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा सीटें पा सकता है, यह भी मैसेज है। और पिछली बार की तुलना में बीजेपी कई सीटें कम हो सकती है, यह भी मैसेज है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आरजेडी लाभालाभ में है, कतई नहीं। एक नई पार्टी के तौर पर जन स्वराज की मौजूदगी जिसने मैक्सिमम डेंट जो किया है, मैक्सिमम नुकसान जो किया है, वह बीजेपी को किया है, क्योंकि इस चुनाव में कम से कम जन स्वराज के पास तीन चीजें थी। एक, डाटा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो मौजूद था और उस पर प्रशांत किशोर की जो पकड़ है, उसी हिसाब से पहली बार नजर आने लगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किस तरीके से जातियों को साधने की कोशिश उम्मीदवारों की अपनी जातियों के हिसाब से की और उसके साथ उन्होंने शिक्षा को जोड़ दिया। बताएंगे आपको कैसे क्या हुआ है। तो जन स्वराज यहां पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नजर आता है, सरप्राइज जनता दल यूनाइटेड भी दे सकती है। लेकिन जन स्वराज के पास वोट किसके आएंगे, यह घबराहट बीजेपी के भीतर कहीं ज्यादा व्यापक है। मुस्लिम क्या एआईएमआईएम और जन स्वराज के बीच बटेंगे कुछ, या फिर उनके जहन में बहुत साफ दृष्टि है आरजेडी और कांग्रेस, और एमवाय समीकरण में भी उम्मीदवारों के लिहाज से कई जगहों पर सेंध लगती हुई दिखाई दी है। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, एमवाय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण एकजुट नहीं, उसके भीतर भी कुछ कहीं ना कहीं एक बिखराव। और इन परिस्थितियों में पांच बड़े सवाल खुले तौर पर उभर कर इस दौर में आकर खड़े हो गए। वो सबसे बड़ा सवाल तो था कि महिलाएं जिस तादाद में निकली, क्या वो नीतीश की सत्ता को बचाना चाहती है और नीतीश के अनुकूल है, या फिर बीजेपी कहीं उसके टारगेट पर तो नहीं है। महिलाओं का वोट बैंक कैसे नीतीश से हटकर कहां शिफ्ट होगा, क्या वो जन स्वराज की तरफ हो जाएगा, यह भी सवाल है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि युवा तबका जो लगभग पूरे वोटिंग परसेंटेज में जो निकल कर आता है, अगर अतीत का देखें तो लगभग 13, 14, 15% तक निकल कर आता है, जो इस बार ज्यादा बड़ी तादाद में वोटिंग देने के लिए उतरा है। इसीलिए हमने कहा कि लगभग 10% पिछली बार की तुलना में कई जगहों पर ज्यादा वोट होना, कई जगहों पर 5% वोट ज्यादा होना, यह मैसेज है कि यह चुनाव कई मायनों में बिल्कुल पुराने चुनाव की तुलना करने की दृष्टि से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें युवा तबका प्रशांत किशोर के साथ, प्रवासी मजदूरों का तबका प्रशांत किशोर के साथ, मिडिल क्लास के भीतर बीजेपी को लेकर एक सवाल, और प्रशांत किशोर उस मिडिल क्लास के भीतर एक नया नायक। अब इन परिस्थितियों में समझने की कोशिश करनी होगी। हर जगह चेहरा है, नाम है। यहां पर एक ऐसी पार्टी है जिसका चेहरा और नाम जो है वो चुनाव मैदान में ही नहीं है, जिसका जिक्र हम प्रशांत किशोर का कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा नुकसान इस लिहाज से चिराग पासवान के लिए है, जो जाति में सिमटते चले गए और परिस्थिति उनके अनुकूल बनी नहीं। एंट्री जो हो रही है वो जन स्वराज की पटना में, बक्सर में, नालंदा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, सारण में, वैशाली में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, इन जगहों पर इसकी एंट्री कितनी व्यापक होगी, यह एक तस्वीर का वो किस्सा है जो शायद जनादेश के जरिए पता चले। लेकिन इन जगहों पर जो जीते हुए लोग थे उनमें वो डेंट करने की स्थिति में है, और जीतेंगे या नहीं जीतेंगे यह सवाल अभी भी एक गले की फांस बनी हुई है, जो शायद इस एनालिसिस के बाद एक साफ दृष्टि आपके सामने आ जाए। यहां यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 बजे ही गोपालगंज, लखीसराय और मुंगेर के जो आंकड़े थे पिछली बार के, उसका रिकॉर्ड 3 बजे ही टूट गया। 5 बजते बजते कमोवेश बेगूसराय से 7% ज्यादा, जो पिछली बार था, ज्यादा वोटिंग हो गई थी। जिस एग्रेसिव तरीके से वोटिंग हो रही थी उसमें अगर आप चेहरों के आश्रय आएंगे तो एक क्षण के लिए लखीसराय में जहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा फंसे
और जब उन्होंने मोबाइल फोन पर एसपी से बात करने की शुरुआत की तो एक क्षण के लिए उस पूरे इलाके में जो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहां पर लोगों को जो हाशिए पर खड़े हैं, वहां के जो घर हैं, वहां की जो सड़कें हैं, विकास शब्द शायद गायब हो गया। लोगों की गरीबी मुफलिसी जो दिखाई दे रही है वो शायद रईसी पार्टी के तहत दबती चली गई। आरजेडी के वोटरों का एग्रेसिव होना खुलकर नजर आया। उनके कैनवाय को रोका गया, उस पर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, बाद में पथराव की खबर भी आई। लेकिन इस बातचीत को जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। जो मैसेज है, क्यों हमने कहा एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ कहीं ज्यादा तीखी है। इसी गांव में हुआ समुच्चा भीड़ आगे आ रही है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण। जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। तो बिहार के डिप्टी सीएम गुस्से में हैं, पुलिस को डपट रहे हैं। उन्हें लगता है सत्ता उन्हीं की है, उन्हें लगता है सत्ता उन्हीं के पास आएगी। लेकिन वोटरों के मिजाज से और इस वोटिंग पैटर्न को अगर आप सामने रखेंगे तो लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा के सामने आरजेडी के अमरेश कुमार हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जन स्वराज के सूरज कुमार हैं, जो कि भाजपा का जो कोर वोटर है वह निशाने पर सूरज कुमार के है, क्योंकि वह खुद भूमियार हैं और दूसरी बात वह शिक्षाविद हैं। यानी जो पैटर्न जनसुराज ने चुना है वो उम्मीदवारों की जाति और उनके प्रोफेशन को लेकर बीजेपी को निशाने पर कैसे लिया जाए या लिया गया है, यह खुली किताब है। शायद इसीलिए लखीसराय का वोटिंग ने यह जतलाना शुरू कर दिया कि विजय कुमार सिन्हा के लिए मुश्किल तो है, और ऐसी ही मुश्किल तारापुर में सम्राट चौधरी के सामने है। उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह हैं, लेकिन जन स्वराज के संतोष सिंह, उसके निशाने पर भी बीजेपी का कोर वोटर, क्योंकि राजपूत हैं संतोष सिंह और चिकित्सक भी हैं। हमने कहा जाति और प्रोफेशन को एक साथ मिक्स करके इस चुनाव में बीजेपी को कितना डेंट जन स्वराज करेगा, यह सवाल पहले चरण की वोटिंग के बाद उभर रहा है। सिवान में ध्यान दीजिए, मंगल पांडे हैं, वह बीजेपी के हैं, और अवध बिहारी वो आरजेडी के हैं। यहां पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है जनस्वराज ने, यानी मंगल पांडे को बख्श दिया गया। इंतखाब अहमद, ये एक बिजनेसमैन है जिसको जनस्वराज ने टिकट दिया, और एमवाय समीकरण पर यहां पर निशाना जनस्वराज ने साधा, यानी सिवान में आरजेडी के लिए मुश्किल हो। तो टैक्टफुली कहां पर किसको निशाने पर लेना है, यह बहुत ही बारीकी के साथ जन स्वराज पार्टी, या कहें जिस पैटर्न पर चलते हैं प्रशांत किशोर, जो उनके पास डाटा रहता है, उसमें चंद और सीटों का जिक्र करें तो जैसे साहेबगंज, यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजू कुमार सिंह, आरजेडी के उम्मीदवार हैं पृथ्वीनाथ राज। यहां पर जन स्वराज ने ठाकुर हरिकिशोर सिंह को दिया, वह भी बीजेपी के कोर वोटर पर निशाना साधे, क्योंकि राजपूत जाति के ठाकुर हरिकिशोर सिंह हैं जनस्वराज पार्टी के। यानी वोट कहां कैसे बढ़ना है, कुर्नी में केशव प्रसाद गुप्ता आरजेडी के, बीजेपी के आरजेडी के सुनील कुमार सुमन, और यहां पर जनस्वराज ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, मोहम्मद अली इरफान को, और आरजेडी के एमवाय समीकरण में सेंध लगाई, जो नजर भी आ रहा था। यानी ये पूरे पैटर्न में और आगे चलिएगा तो जाले में कांग्रेस के नेता ऋषि कुमार मैदान में,
बीजेपी के जीवेश कुमार, यहां पर जनसुराज ने रंजीत शर्मा को उतारा जो कि लोहार जाति से आते हैं, और यहां इंडिपेंडेंट मशकूर अहमद रहमानी साहब हैं जो कि इससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जीते थे। इस बार वो निर्दलीय मैदान में है, यानी एक झटके में यहां पर कांग्रेस को झटका और बीजेपी के लिए लाइन क्लियर। यह मैसेज शायद बिहार के चुनाव में जनसुराज के जरिए उस राजनीति को साधने का है जहां पर वो एक मैसेज दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी कि हम ही सरकार बनाएंगे, हम ही सरकार में आएंगे, क्योंकि बिहार की सिचुएशन उन समीकरणों से आगे निकल चुकी है जहां पर कोई एक ग्रुप यानी एनडीए या महागठबंधन अपने बूते सत्ता में आ जाए। इसीलिए जब आप दरभंगा सदर में जाएंगे तो वहां पर जनसुराज ने रिटायर्ड आईजी आर.के. मिश्रा को टिकट दिया। यहां से बीजेपी के संजय सरोगी हैं, वीआईपी के उमेश सहनी हैं, यहां पर प्लुरल पार्टी की पुष्पम चौधरी भी है, लेकिन जनसुराज के निशाने पर बीजेपी है। आरक्षित सीट सोनवर्षा को देखिए, वहां पर जनता दल यूनाइटेड के रत्नेश सदा हैं, कांग्रेस की सरिता देवी है, जनसुराज ने सत्येंद्र कुमार को उतारा। दुसाध जाति से आते हैं लेकिन रिटायर्ड टीचर हैं। आमनौर में जो सारण के इलाके में आता है वहां पर कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के हैं, सुनील राय आरजेडी के हैं। यहां पर भूमियार राहुल सिंह को उतारकर एक मैसेज वोटरों के बीच, वोटरों की संख्या के मिजाज से कहां किसे कैसे टारगेट पे लेना है और यह पता ही ना चले। यह मैसेज पिछवाड़ा में, अगर आप बेगूसराय में देख रहे हैं तो यहां तो सीपीआई के अवधेश राय हैं, वहां पर भूमियार प्रमोद कुंवर जो पहले सीपीआई एमएल के थे वह मैदान में, और बीजेपी के सुरेंद्र महतो भी मैदान में। रामोद कुंवर को जनसुराज ने दे दिया जो पिछली बार सीपीआई एमएल में थे। अब आप सोचिए यहां किसको नुकसान में। बिहार शरीफ में कुशवाहा हैं, दिनेश कुमार, उनको टिकट दिया गया। डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी के, सीपीआई के शिव कुमार यादव। यहां पर भी भारी या वोट बड़ी तादाद में काटने की स्थिति में दिनेश कुमार। कल्याणपुर जो समस्तीपुर का इलाका, यहां पर उप मेयर जो राम बालक पासवान थे उनको उतारकर जो जनता दल यूनाइटेड के महेश्वर हजारी हैं उनके वोट बैंक में सेंध लगाई गई, और रंजीत राम जो सीपीआई एमएल के वो मैदान में है। टैक्टफुली इन चीजों को होते होते नीतीश कुमार के इलाके में जब आप नालंदा में आएंगे तो वहां पर भी कुमारी पूनम सिन्हा जो जिला परिषद की सदस्य थी, जाति से कुर्मी है, उनको टिकट जनसुराज ने दिया, और सामने कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया साहब, श्रवण कुमार बीजेपी के। और अगर वहां से घूम के आप पटना में आ गए तो पटना के भीतर बांकीपुर पटना में नितिन नवीन बीजेपी के, रेखा गुप्ता आरजेडी की, और वंदना कुमारी भूमियार, उनको उतार दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे दो डिप्टी सीएम की सीट तो खतरे में आ रही है, लेकिन बाकियों की परिस्थिति क्या बनेगी, उसमें खास तौर से जो महत्वपूर्ण अलग अलग सीट हैं उस पर जाएं उससे पहले हमें लगता है एक चीज इस वोटिंग पैटर्न में और परखनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट बढ़े हैं, 5% वोट एक लिहाज से सत्ता बदल देता है। 10% वोट तो एक सुनामी की तरह होता है कि जो सत्ता के खिलाफ हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर नीतीश कुमार को लेकर नहीं है या फिर जनसुराज की एंट्री नए वोटरों को सामने लेकर आ रही है, तो क्या ये 5 से 10% वोट उनके हिस्से में चले जाएंगे? हमें लगता है यहां एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। बड़ी तादाद में महिलाएं उतर कर आई, महिलाओं ने भी शिकायत की, उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है? उनके हाथ में पर्ची है, डिजिटल पर्ची है। वहां बीएलओ ने कह दिया डिजिटल पर्ची नहीं चलेगी। एक के पास डिजिटल पर्ची नहीं बल्कि ओरिजिनल पर्ची है, उसने कहा डिजिटल पर्ची लेकर आइए। ये घटनाक्रम बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि दरअसल बिहार के भीतर नया वोटर लिस्ट जो है ये उसका भी कमाल हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में वोट भी पड़ रहे हैं और लहर भी आपको उस रूप में दिखाई नहीं दे रही है, एक एग्रेसिव मूड दिखाई दे रहा है। नहीं बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया, मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिरेबे नहीं किए हैं, आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिरेबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है, हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहा है।
और कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमींदारी है, ये सब अनुपमा शर्मा। अच्छा, आपने भी वोट कास्ट किया? नहीं देने दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है तो आपने और मुझे पर्ची नहीं मिला। सीरियल नंबर भी मैंने बताया, वहाँ उन्होंने टिक भी किया, लेकिन कहे कि वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जबकि आपका नाम है लिस्ट नाम है, सारा चीज है, सीरियल नंबर है, आईडी कार्ड भी लेके आई हैं? आईडी कार्ड भी लेके आए हैं मेरे पास। इसमें आपका पर्ची और ये सारा चीज है इसमें। तो बीएलओ ने ये नहीं बोला था कि आप पर्ची निकाल के लाओगे, तो हम डाउनलोड करके निकाल के लाते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। अब फिर वापस जाना और आना तो संभव तो है नहीं। अब आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कैसे करेंगे? नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। तो इस अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी उसमें नहीं। है नाम? हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे? नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम, सेकेंड वोटर थे हम, अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। और ऐसी तमाम खबरें बिहार के अलग अलग जिलों से भी निकल कर आई, जहां पे वोटर शिकायत कर रहे थे, पुलिस प्रशासन रोक रहा था, या फिर इन सब के बीच कोई समाधान निकलकर नहीं आ रहा था। बावजूद इसके जरा वोटिंग की रफ्तार देखिए। 9 बजते बजते 13% वोट पड़ गए, 11 बजते बजते 27% वोट पड़ गए, 1 बजते बजते 42% वोट पड़ गए, 3 बजते बजते 54% वोट पड़ गए, 5 बजते बजते 60% पार कर गए, और 6 बजते बजते वो 65% के आसपास आकर खड़े हो गए। यह मैसेज पिछले तमाम चुनाव से हटकर इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर अक्सर वोटिंग कम होती थी, और कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि पटना जैसी जगह में भी कभी भी 50-55% से ज्यादा वोटिंग गई नहीं, जो इस बार उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो वीवीआईपी लोग थे, 2 डिप्टी सीएम खड़े थे, 16 मंत्रियों की भाग्य का फैसला होना है, बड़ी तादाद में, मसलन राघोपुर में तेजस्वी यादव, सामने सतीश कुमार यादव, लेकिन यहां तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो फिर कैसे टिकेगी बीजेपी के सतीश कुमार यादव? हालांकि 2010 में यहां पर राबड़ी देवी को जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने हराया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। छपरा में जो बीजेपी की सीट हमेशा से रही है, 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो, इस बार वहां पर खेसारी लाल यादव, इनका पलड़ा कहीं ज्यादा भारी, और उसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी के भीतर जो सबसे लोकप्रिय थी, वीणा देवी या वीणा नाम है उनका, जो महापौर हुआ करती थी वहां की, या मेयर थी, वो लोकप्रिय थी, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। छोटी कुमारी को टिकट दे दिया गया, वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई। 2 महिलाओं के बीच में बीजेपी का वोट बंटता हुआ दिखाई दिया। खेसारी लाल यादव ऐसे भी लोकप्रिय अंदाज में, और उसके बाद तो पलड़ा उनका बहुत भारी यहां पर आ गया। मधेपुरा के भीतर चंद्रशेखर आरजेडी के, कविता कुमारी सिन्हा जनता दल यूनाइटेड की, यहां पर आरजेडी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यादव 32% है, मुस्लिम 11% है, फिर बचा क्या? दलित यहां पर 17% है, और बाकी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वो लगभग 40% है। तो यहां पर चंद्रशेखर को हराना मुश्किल है। मोकामा के भीतर स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि मंगल पांडे यहां पर, मोकामा के भीतर अनंत कुमार सिंह जेल में है, और उस पूरी कमान अपने हाथ में ललन सिंह ने ले ली। यहां पर वीणा देवी जो कि चंद्रभान की पत्नी हैं, वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और यहां पर अनंत कुमार ना जीते तो फिर ललन सिंह की साख गई। इस पूरी परिस्थिति में यहां पूरे तनाव के साथ सुबह से ही वोटिंग होती चली गई, और यह मोकामा की ऐसी सीट है जिसको पिछली बार वीणा देवी जीती थी आरजेडी की, लेकिन उससे पहले इंडिपेंडेंट के हाथ में गई थी, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के हाथ में गई थी। यानी चीजें बदलती रही है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर आरजेडी का प्रभाव और यादव वोटों का एग्रेसिव होना, जो एग्रेसिव अनंत कुमार सिंह के वोटर थे उनके सामने बुलंदी के साथ खड़े हो जाने का जो बात होता है, वो नजर मोकामा में खुलकर आया। सिवान में मंगल पांडे बीजेपी के,
2020 में यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार मंगल पांडे का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन तारापुर, जो हमने सम्राट चौधरी का जिक्र किया, वहां वो नाजुक है। और सहरसा के भीतर आलोक रंजन झा बीजेपी के, इंद्रजीत गुप्ता आईआईपी उसके हैं। लेकिन यह सीट अपने तौर पर बीजेपी का पलड़ा यहां पर सहरसा में भारी नजर आ रहा है। लेकिन अलीनगर में मैथिली ठाकुर का पलड़ा बहुत भारी नहीं है। इस सीट को वीआईपी यानी जो मल्ला ग्रुप है उनके हिस्से में पिछली बार वीआईपी से सीट जीती थी। बीजेपी को लाभ हुआ था क्योंकि उस समय मुकेश सहनी एनडीए के साथ खड़े थे। इस बार विनोद मिश्रा को टिकट दिया गया है जो आरजेडी के हैं यहां पर। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैथिली ठाकुर को लेकर बहुत संशय की स्थिति वोटरों में खुलकर नजर आई। अब इसका एक सवाल यह भी है, क्या वाकई वोटर इतना एग्रेसिव? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा, परसेंटेज ऑफ वोट हाई पर, तो क्या पुलिस प्रशासन को यह लगने लगा सत्ता परिवर्तन हो रहा है? तो लखीसराय की घटना आपने देख ली। एक हमको आपको दानापुर की परिस्थिति दिखलाते हैं जहां पर नदी पार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर यानी पोलिंग बूथ है, वहां पर नाव से ही जाया जा सकता है। पुलिस ने नाव रोक दी। तो वोट देना शुरू होगा जा रहा है, को वोट देना शुरू होगा जा रहा है, तेजस्वी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देना शुरू होगा जा रहा है। तो को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, और यही जाने का जो शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। तो क्या वाकई आरजेडी के वोटरों को रोका जा रहा है या रोका गया? हमें लगता है इन सब से हटकर इस 121 सीटों के पूरे समीकरण को समझने के लिए 3 बातों को समझना होगा। सीट किसकी बढ़ रही है, नई एंट्री जनसुराज की हुई है, वो कितनी सीटों तक जा सकती है या वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी, और तीसरी परिस्थिति है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटर घर से निकला है तो वो क्यों निकला है। लेफ्ट की 121 में से 11 सीटें पिछली बार थी जो इस बार कम होगी। वीआईपी की पिछली बार इस 121 में से 4 सीटें उसके एमएलए थे, इस बार वो कम होंगे। एलजेपी चूंकि अपने बूते लड़ी थी, उसने एक ही सीट जीती थी, उसकी सीट में इजाफा हो सकता है। कांग्रेस 8 सीटें जीती थी, वो कमोवेश अपनी पुरानी परिस्थिति में रहेगी, लेकिन आगे बढ़ पाएगी ये असंभव सी परिस्थिति है। वो कम हो सकती है, आगे नहीं बढ़ेगी। मामला टिक गया यहां पर आरजेडी और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का। जनता दल यूनाइटेड ने 23 सीटें जीती थी, जो इस बार 23 से कम तो नहीं होगी। लेकिन बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, जो इस बार कम भी हो सकती है। और आरजेडी भी 42 सीटें जीती थी, जो एक लिहाज से पहले फेज में ही उसको मैक्सिमम सीटें मिली थी। दूसरी फेज के जो हिस्से में आ रहा है वो तो लगभग 33 सीटें आ रही है। इस पहले फेज में आरजेडी इस वोटिंग पैटर्न में अगर वाकई सत्ता परिवर्तन की दिशा है तो आरजेडी की सीटें बढ़ सकती है। अन्यथा इस पूरी प्रक्रिया में एक नए पार्टी के तौर पर उभरा जन स्वराज, उसकी परिस्थिति इन जगहों पर लगभग 10 से 15 सीटों पर आकर खड़ी हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो सीट कहां से आ रही है। क्या वो कुछ सीट बीजेपी की आ रही है, कुछ सीट आरजेडी की आ रही है, कुछ जनता दल यूनाइटेड की आ रही है, या फिर वीआईपी लेफ्ट जिसका या कांग्रेस जिसका जिक्र हो रहा है वहां से आ रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल एक नई परिस्थिति बनी है जो कि खुले तौर पर बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ भी ले रही है। वह सीधे तौर पर आरजेडी को चुनौती देते हुए उसके एमवाय समीकरण में सेंध भी लगा रही है। वह कांग्रेस के सामने एक चुनौती है वैचारिक तौर पर भी। और इन सब के बीच
जो बीजेपी का पूरा भपका है कि वो सत्ताधारी पार्टी के तौर पर है, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ जो बनी है उसको आगे बढ़ाने की सोच एक लिहाज से जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की ही रही है। यह पूरी भूमिका बताती है कि जो पुराने समीकरण चले आ रहे थे उसमें जिस बात का अक्सर जिक्र होता था कि इस देश की राजनीति बंट चुकी है दो हिस्सों में, या तो आप मोदी के साथ हैं या खिलाफ हैं, बिहार के इलेक्शन की स्थिति बिल्कुल हटकर है। यहां पर लोग अभी भी एक नए बिहार की खोज लगातार कर रहे हैं। जातीय समीकरण टूटे नहीं हैं, लेकिन जातीय समीकरणों के आश्रय सिर्फ एक मुसलमान ही है जो इस रूप में एकजुट है कि जहां बीजेपी को हराया जा सके हरा दीजिए, अन्यथा वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हो, वह यादवों के बीच की परिस्थितियां हो, वो अपने तौर पर आप कह सकते हैं अपर क्लास के बीच की स्थिति हो, या फिर पिछड़ा तबका जो हो, उन सब के बीच एक बिखराव की स्थिति है। और यही वो मैसेज है जो बिहार में नए समीकरण का दावा कर रहा है, कम से कम पहले चरण को लेकर। और इस पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण होगा वो तय कर देगा कि दरअसल एक नए समीकरण बिहार में सत्ता के लिए बनेंगे, यानी चुनाव के बाद की परिस्थितियां बिहार में कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है उसकी तैयारी अभी से आप करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 121 सीटों का मैसेज बहुत साफ है। सत्ता ना तो एनडीए की दिशा में अपने बूते जा रही है और ना ही अपने बूते महागठबंधन की दिशा में बात बन रही है, क्योंकि आरजेडी अपर हैंड जरूर है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस वीआईपी इनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और अपने वोटरों के एग्रेसिव रवैये के साथ पहले चरण में सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।